Okay, in the last class, we have completed थर्ड पार्टी जो होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिया था अपन ने। आज अपन एक नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट लेग चालू कर रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। दैट इज कि सर है ना, एक एजेंट को प्रिंसिपल जो अथॉरिटी देता है वो किस किस तरीके से खत्म होती है, रिवोक होती है, टर्मिनेट होती है। सो ये एक सेपरेट टॉपिक आ सकता है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो सर एक तो तरीका होता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और दूसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि सर कई जगह पे तो कानून खत्म कर देता है और कई जगह पे पार्टीज खुद अपने कामों से खत्म कर देती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी या रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। कैसे भी बोलो, मतलब एक ही है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आरुष मुंद्रा। Termination of agency. Termination of agency means putting an end to the legal relationship between principal and agent. Section 201 provides following modes of termination. ठीक है, ब्रॉड कैटेगराइजेशन मैंने करके एक कोशिश की है कि आपको कि यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए या ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कौन से पॉइंट्स उनमें कवर करने हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला तरीका होता है सर रिवोकेशन। रिवोक कर देना अथॉरिटी, प्रिंसिपल का अधिकार होता है कि वो अपनी अथॉरिटी जो उसने एजेंट को दी है वो रिवोक कर रहा है, खत्म कर रहा है। सेकेंड है रिनंसिएशन बाय एजेंट्स, कि सर एजेंट खुद छोड़ रहा है, ये एजेंट का राइट है। रिवोकेशन प्रिंसिपल का राइट है और रिनंसिएशन एजेंट का राइट है। सर कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, कि सर जिस काम के लिए एजेंट बनाया गया था वो काम पूरा हो गया तो सर अब एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट, इसमें कब होगी ये समझने वाली बात है। कि सर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है, या फिर प्रिंसिपल इंसेन हो जाता है या एजेंट इंसेन हो जाता है, तो क्या होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, समझने वाली बात है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, वही इंसेनिटी हो जाती है, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। अलग से पॉइंट आने की कोई जरूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एजेंट तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए। एजेंट खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे प्रिंसिपल के लिए जो वो काम करके आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल से जरूर एजेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एजेंसी बिजनेस पे। एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि सर अगले 6 महीने के लिए मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया था, वो टाइम खत्म हो गया, तो सर जैसे बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, जिस काम के लिए एजेंट अपॉइंट किया है तो एजेंसी खत्म, उसी तरीके से जिस टाइम के लिए बिजनेस आपने एजेंट अपॉइंट किया वो टाइम पीरियड भी पूरा हो गया तो भी एजेंसी खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मान लो मैंने अपना कार बेचने के लिए आपको एज एन एजेंट अपॉइंट किया, या 100 बोरी गेहूं बेचने के लिए आपको एजेंट अपॉइंट किया। सर वो कार या 100 बोरी गेहूं ही डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो सर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एजेंसी इटसेल्फ गेट्स टर्मिनेटेड। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, कि सर कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कई बार कि सर लॉ का कोर्स कितना लंबा है, अरे है तो है, अब करना है। इनफैक्ट तुम यहाँ जो पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने जो कंपनीज एक्ट पढ़ा है फाउंडेशन में, तो केवल उसका इंट्रोडक्शन है भाई, कोई बहुत डिटेल नहीं है। मेन तुमको कहाँ मिलेगा, उसका 80% पार्ट कहाँ मिलेगा कि सर सीए इंटर में मिलने वाला है। तो अभी से फ्रस्ट्रेट होने की कतई आवश्यकता नहीं है। राइट नाउ यू आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब जितना समुंदर के पानी के आइसबर्ग नीचे है, अभी तो आपको केवल ऊपर ऊपर उसका ये दिख रहा है, असली पार्ट तो उसका नीचे है, अभी नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है। ठीक है, सो राइट नाउ यू आर जस्ट सीइंग, शिप में जा रहे हो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। टाइटैनिक मूवी देखी है या नहीं देखी है? अपने टाइम की बहुत खतरनाक मूवी थी। अरे सर हम ऐसी मूवीज नहीं देखते हैं, पुराने बाबा आदम के जमाने की। ठीक है, तो सर नहीं सर, मैं अगर देखता हूँ सर। काबरा से तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जरूर बोलेगा हाँ सर मैंने देखी है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और काबरा। हाँ सर। वीडियो ऑन मैं कराऊंगा या टाइटैनिक का जैक आके कराएगा?
सर आपके कहने पे कर दिया सर। ओ माय गॉड, माय गुडनेस, मेरी खुशकिस्मती तू मेरी इतनी बात सुन लेता है। ठीक है। जिया जैन जिया वोरा तो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं ना, चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े। इनको कितना ही कुछ बोल लो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना जिया जैन जिया वोरा। अरे नहीं सर, कर अरे दिया। सर, मैं ऐसी नहीं हूँ, वोरा का पता नहीं। हम्म। वोरा जी। नहीं सर, कर रही हूँ। अरे मैडम, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट। सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर या फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको, कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, अब जिस चीज के लिए बनाया था वही पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट। प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी। कि सर एलियन एनिमी, ये कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर, जिस समय आप किसी के एजेंट बने थे, उस समय तो वो एलियन बस एलियन ही था, उसके साथ में हमारे देश के वार नहीं चल रहा था। लेकिन सर, अब उसके देश के साथ में हमारे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार डिक्लेयर कर दिया है, तो वो एलियन कौन बन गया? एलियन एनिमी बन गया। तो सर, एलियन एनिमी को भारत में कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी, जब तक वार चल रहा है तब तक वो बना नहीं सकता। जब तक वार चल रहा है तब तक वो बना नहीं सकता, तो तुम उसके एजेंट हो, तुम भी उसके बेसिस पे अब कुछ कर नहीं सकते। तो सर वहां पर एजेंसी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर, जिस समय जिस काम को करने के लिए आपने एज ए प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट किया, सर वो काम बिल्कुल लीगल था। जैसे कि आपने एजेंट को अपॉइंट किया, जाओ मेरे बिहाफ पे, मैं प्लास्टिक का पॉलिथीन मैन्युफैक्चरर हूं, आप जाके इसको बेचने का मेरी तरफ से आपको अथॉरिटी है। सर, एजेंट जिस समय बनाया उस समय वैलिड था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया वन फाइन डे की आज से हमारे यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियां मैन्युफैक्चर करना, ट्रेडिंग करना, मार्केटिंग करना, उपयोग में लेना बैन है। ठीक है। तो सर अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। बाद में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी के कारण। तो सर उसके लिए जो एजेंसी क्रिएट की है, सर जब काम ही मेन जो है वो इलीगल हो गया, तो उसके लिए जो एजेंसी है वो भी खत्म हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये तरीके होते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। इस तरीके से अपने को पढ़ना है। आइए डिटेल्स पढ़ना चालू करते हैं। Let us come to the first detail, termination of agency by act of the parties, revocation and renunciation. मुंद्रा जी, रिवोकेशन जो कि प्रिंसिपल का अधिकार होता है कि वो अब एजेंट की अथॉरिटी को खत्म कर रहा है, इज रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। ठीक है, पढ़ना चालू करो। Revocation right of principal. Principal may revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. Section 203. However, the principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far regarding such acts and obligations which arise for acts already done in the agency. Section 204. देखो इसका मतलब समझो। सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम के लिए ये बोला कि तेरे को मेरे 10 लैपटॉप्स बेचने हैं, हर लैपटॉप में मैं तेरे को 5,000 रुपए का सेलिंग कमीशन दूंगा। और ठीक है। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एजेंट ने इनमें से 5 लैपटॉप का सौदा कर लिया। सर उसके बाद में प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया। ठीक है। तो सर इन 5 लैपटॉप्स जो कि बेच दिए एजेंट ने, उसका क्या होएगा? कि सर उसमें ऐसा होएगा कि इन 5 लैपटॉप के लिए तो प्रिंसिपल बाइंड होगा, जिसको भी 1 2 3 4 5 एजेंट ने बेचे हैं उन पांचों के लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा। इनके लिए अथॉरिटी रिवोक नहीं होगी, ये तो इससे तो प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। ठीक है। आगे के जो बचे हुए 5 लैपटॉप है उनके लिए अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी। क्या ये पहला फंडा समझ में आया? सर काम करने से पहले अथॉरिटी रिवोक करनी है, जो भी काम कर लिया उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। अब इसी में एक एग्जैगरेटेड क्वेश्चन और आता है जो एग्जाम में आया हुआ है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला तेरे को मेरे बिहाफ पे 10 लैपटॉप बेचने हैं और मैं तेरे को हर लैपटॉप पे 5,000 रुपए का कमीशन दूंगा। ओके। सर एजेंट ने काम करना चालू कर दिया।
प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करी कब सर? 37/2/2026 को करी, थ्रू लेटर करी या थ्रू जो भी करी, इस तक एजेंट तक वो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब तक पहुंचा? कि सर एजेंट तक वो पहुंचा 3 तारीख तक, 3/8/2026 तक पहुंचा। तो सर इसने तो 30 तारीख को एजेंसी रिवोक कर दी, इस तक कम्युनिकेशन रिवोकेशन का कब? 3/8/2026 को पहुंचा। सर इस दौरान 1/8/2026 को इसने 5 लैपटॉप बेच दिए। इन दोनों तारीखों के बीच में इसने 1/8/2026 को 5 लैपटॉप बेच दिए। अब क्या होगा कि सर एजेंसी का रिवोकेशन तब माना जाएगा जब वो एजेंट की नॉलेज में आ जाए, जब वो एजेंट की नॉलेज में आ जाए। नॉलेज में कब आया? 3/8/26 को। सर उससे पहले 1/8/26 को इसने क्या किया कि 5 लैपटॉप बेच दिए। 5 लैपटॉप बेच दिए तो सर एक तो प्रिंसिपल इस 5 लैपटॉप की सेल से बाइंड हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाया गया था कि प्रिंसिपल को ध्यान पड़ा कि जो भी लैपटॉप ये बेचने के लिए एजेंट को दिए गए हैं उनकी प्राइस मार्केट में सडनली इंक्रीज हो गई है, क्योंकि चाइना से लैपटॉप्स आने बंद हो गए, पार्ट्स आने बंद हो गए। तो सर उनकी प्राइस, तो इसने फिर इसकी अथॉरिटी रिवोक करी 30 को, कम्युनिकेशन पहुंचा 3/8 को, उससे पहले 1/8 को इसने 5 लैपटॉप भेज दिए। तो सर एजेंसी रिवोकेशन लागू इस दिन से होएगा। इस दिन से पहले इसने जो भी 5 लैपटॉप भेज दिए उससे प्रिंसिपल बाइंड होगा, और एजेंट अपने 5 लैपटॉप इंटू 5,000 रुपए पर लैपटॉप का कमीशन 25,000 रुपए के लिए एजेंट विल बी eligible to take this from the principal। ठीक है, to demand this from the principal। कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो रिवोकेशन के लिए क्या पढ़ लिया अपन ने सर? बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी जो उसको दी थी वो एक्सरसाइज कर ली उससे पहले, सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल, सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बाइंड करने के लिए एजेंट ने प्रिंसिपल को बाइंड, प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी खत्म कर रहा है, उस मतलब एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ले उससे पहले खत्म करना है। अच्छा कर ली, जितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली फिर उसके लिए तो एजेंट द्वारा प्रिंसिपल बाइंड होगा ही होगा, पार्टली एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिनंसिएशन। ये एजेंट करता है। आरुष मुंद्रा क्या हो गया बोलिए? मैं वो चाहता समझो उसने, ऐसा है ना कि अगर उसके अथॉरिटी की उसने पार्टली एक्सरसाइज किया है और उसके बीच में मैं रिवोक करता हूँ, तो जितना पार्ट हो गया उसके लिए लायबल रहूंगा और बाकी के लिए रिवोक हो जाएगा। हाँ हाँ यही तो हुआ है, बाकी 5 नहीं वही बेच बोला ना। पाएगा, बाकी के 5 हाँ ओके। अब वो कम्युनिकेशन मिल गया ना, अब नहीं बेच पाएगा। ठीक है, हाँ नहीं तो पार्टली ओके। हाँ। रेनंसिएशन राइट ऑफ एजेंट, द एजेंट में रिनाउंस और रिजाइन फ्रॉम द एजेंसी बिजनेस बाय गिविंग नोटिस। सिंपल कि सर एजेंट भी तो छोड़ सकता है कि यार मुझे तेरा अब काम करना नहीं है, ठीक है, तो मैं एजेंसी बिजनेस छोड़ रहा हूँ, ही इज ऑल्सो रिजाइनिंग। यस सर। तो एजेंसी बिजनेस एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं भी मिले तो भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पढ़ा था अपन ने? यस सर। कहाँ पढ़ा था सर? चैप्टर कंसिडरेशन में पढ़ा था कि वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। जिया बुरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो दो बात हाँ बता, सर। दो बात बता, अरे दो बात बता। क्या? क्या एक तो सर? पहली बात तो ये, क्या घर में नेल कटर की कमी हो गई है क्या? नहीं सर कोई कमी नहीं हुई, और सारा वो सब कुछ लॉ की क्लास में ही कर रहे हैं कि अब मुझे समझ में आया तो वीडियो ऑन क्यों नहीं करती है, सब कुछ वही सब करते रहते हैं। अब अरे कंसंट्रेट कर स्क्रीन पे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। तो जैसे रिवोकेशन वैसे रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, आई एम रिनाउंसिंग माय एजेंसी का राइट, तो ये तो एजेंट करेगा। रिवोकेशन मैं तेरे को हटा रहा हूं भाई, आई एम रिवोकिंग योर अथॉरिटी एज एन एजेंट, तो ये कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। शब्दों को याद रखना, रिनंसिएशन इधर मत जोड़ देना और रिवोकेशन इधर मत जोड़ देना प्लीज, क्योंकि कई बच्चे आज भी कर लेते हैं, कभी कभी टेस्ट देते हैं ना, तो कंपनी में जो भी पार्टनर हैं ऐसा लिख देते हैं, और पार्टनरशिप जो होती है उसमें बना देते हैं पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं। अरे उल्टा मत करो, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहाँ होते हैं कि सर कंपनी में,
और पार्टनर्स कहाँ होते हैं कि सर पार्टनरशिप में, तो बच्चों फ्लो में ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो उल्टा उल्टा लिखना चालू कर देते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन से लिखो। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं अपन। some important points regarding revocation and renunciation. First, Arush. Compensation for revocation or renunciation, where there is an agreement to continue the agency for a particular length of time, an agency is revoked or renounced without sufficient cause, compensation must be paid to the injured party. Section 205. Where there is an agreement to continue the agency for particular length of time. कि सर ऐसा है कि प्रिंसिपल और एजेंट ने बोला कि एजेंसी अगले 2 साल तक के लिए तो है, एंड एजेंसी इज रिवोक्ड और रिनाउंस्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज, कि सर कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं था, उससे पहले ही या तो रिवोक कर दी प्रिंसिपल ने या एजेंट ने रिनाउंस कर दी, द कंपनसेशन मस्ट बी पेड टू द इंजर्ड पार्टी। सर जिसको भी उसके कारण आपने कमिटमेंट की थी कि आप हमारी सेवाएं 2 साल तक लेंगे, 6 महीने में ही तोड़ दी, तो यार ये तो हमारे लिए नुकसानदेह बात हुई ना। तो सर प्रिंसिपल को एजेंट को बाकायदा पैसा देना पड़ेगा या जो भी है कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यदि एजेंसी ने भी कहा था हाँ मैं आपका अगले 2 साल तक काम संभाल लूंगा, एजेंट ने भी बोला और 6 महीने में भागता फिर गया, इस कारण प्रिंसिपल को नुकसान हो गया, तो सर उसके कारण जो भी नुकसान हुआ है कंपनसेशन मस्ट बी पेड टू द इंजर्ड पार्टी। आप कर सकते हो, you can revoke or renounce the agency, there is no problem, but उसके कारण जल्दी करने के कारण यदि कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट थी और आपने जल्दी कर दिया तो सर उसके कारण सामने वाली पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है वो अपोजिट पार्टी भरपाई करेगी। पॉइंट नंबर 2, आरुष। The authority of an off agent cannot be revoked once it has been exercised to bind the principal. ये तो अपन ने पढ़ लिया, एजेंट ने एक बार अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली तो उस एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी के लिए आप रिवोकेशन नहीं कर सकते। हाँ आगे की अथॉरिटी के लिए, भविष्य की अथॉरिटी के लिए आप रिवोक कर सकते हो, एक्सरसाइज अथॉरिटी से प्रिंसिपल बाइंड होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 3, When the agent has partially exercised his authority, the principal cannot, by revocation, alter the acts already done. Section ठीक है। 204. एजेंट ने जब जैसे वो 10 में से 5 लैपटॉप बेच दिए तो उसके लिए रिवोकेशन या फिर ऑल्टरेशन नहीं कर सकता है। altering the authority of the agent in already done work cannot be done। ठीक है, जो काम अथॉरिटी ऑलरेडी एजेंट ने एक्सरसाइज कर ली है, प्रिंसिपल न तो उसको रिवोक कर सकता है और न ही उसके लिए उसकी अथॉरिटी को ऑल्टर कर सकता है, बाद में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जिसपे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, वो सेक्शन 206 पढ़ गई। When the principal, having justification to do so, revokes the authority, he must give reasonable notice of such revocation to the agent. Otherwise, he can be liable to pay compensation for any damage caused to the agent. Similarly, if the agent renounces without proper notice, he needs to make good any damage, thereby resulting to the principal. कौन है रे आरुष मुद्रा जो तेरे को परेशान कर रहा है? शक्ल दिखा दो उसकी। भाई था सर, चला गया। चला गया। चल सर ये तो अपन ने पढ़ा ही है। बम्बई की यही तकलीफ है, घर एकदम फ्लैट स्टाइल और छोटे होने के कारण क्या है, कई बार अपना स्पेस इंडिविजुअल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर अब जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सर व्हेन द प्रिंसिपल के पास में जस्टिफिकेशन है कि भाई एजेंट तू ढंग से काम नहीं कर रहा है, तेरे को यहाँ ऐसा करना चाहिए था, तूने गलत तरीके से मेरे को नुकसान कर दिया, जस्टिफिकेशन है, तो वो अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। ठीक है, पर सर उसका नोटिस भी तो सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। ही मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रिवोकेशन टू द एजेंट। नाउ वर्ड रीजनेबल यूज कर लिया है, ठीक है, रीजनेबल सिचुएशन टू सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मेन बात क्या है कि सर नोटिस देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, अदरवाइज नोटिस नहीं दिया ही कैन बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉस्ट टू द एजेंट। सर मान लो इस अबव एग्जांपल में जो मैंने आपको 10 लैपटॉप बेचने वाला दिया था, सर एजेंट ने प्रिंसिपल के कहने पे 10 में से 5 लैपटॉप बेच दिए। सर प्रिंसिपल कह रहे हैं ना हाँ मैं तो तेरे को लैपटॉप दूंगा ही नहीं, भले ही तूने मेरे बिहाफ पे बेच दिए, ये 10 के 10 लैपटॉप पड़े यहाँ पर थे, एजेंट को देने से इसने बेच दिए सामने वाले को कि ठीक है, उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लिया
और अब प्रिंसिपल मना कर रहा है, नहीं मैंने तेरी अथॉरिटी रिवोक कर दी, मैं तो दूंगा ही नहीं। अब सामने वाले जो पर्सन है वो तो एजेंट के ऊपर केस ठोक सकते हैं ना कि तूने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लाओ चलो लैपटॉप दो, नहीं दे रहे हो तो फिर डैमेजेस दो, कंपनसेशन दो हमको, तुमने हमारा काम खराब किया इसलिए। ठीक है सर, मांग सकते हैं। तो सर हालांकि एजेंट इन सारे कामों के लिए प्रिंसिपल से इंडेमनिफाई होगा, बट सर हमने तो एजेंसी में भी पढ़ लिया ना, अभी यहाँ पर पढ़ लिया ना कि प्रिंसिपल को एजेंट को टाइम, एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर नोटिस देना है कि मैंने तेरी अथॉरिटी रिवोक कर दी है। इसको शौक जैसे नहीं पता पड़ना चाहिए, इसको प्रॉपर तमीज से अच्छे से पता पड़ना चाहिए। और यदि इसको नोटिस नहीं दिया और इसने भाई ने 5 लैपटॉप यहाँ आगे बेच दिए, ठीक है, तो अब इसको जो भी डैमेजेस यहाँ पर भरने पड़ रहे हैं, इसकी गुडविल खराब हुई मार्केट में कि यार ये तो सौदा कर लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, पीछे का कुछ पता ही नहीं है, लैपटॉप आ ही नहीं रहे, इनकी गुडविल खराब हुई, इनको डैमेजेस यहाँ पर कंपनसेशन पे करना पड़ गया। जो लैपटॉप आपने आपको 50,000 रुपए में देने का वादा किया था, वो मार्केट से अब हमको 55,000 रुपीज में खरीदना पड़ रहा है, तो हम तो आपसे 5,000 रुपए डैमेज ले। बिल्कुल लो भाई, कौन मना करेगा, बिल्कुल लो सर। तो ये ऐसे जो डैमेजेस इसको हो गए, आपने नोटिस नहीं दिया है, उसके कारण इसको लॉस हो रहा है, वो सारा आपसे वसूल सकता है क्योंकि आपने टाइमली रिवोकेशन का नोटिस नहीं दिया। सर आपके पास में जस्टिफिकेशन था उसका काम खत्म करने का, लेकिन आपको उसे रीजनेबल नोटिस देना है, अदरवाइज प्रिंसिपल कैन बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉस्ट टू द एजेंट। सिमिलरली सर एजेंट भी यदि अपनी एजेंसी छोड़ रहा है तो उसको भी प्रॉपर नोटिस देना है, किसको, प्रिंसिपल को, भाई मैं तेरा काम वाइंड अप कर रहा हूँ, अपनी नहीं पड़ती है, सॉरी। विदाउट प्रॉपर नोटिस ये काम कर दिया, इसके कारण प्रिंसिपल को यदि कोई नुकसान हो गया तो वो सारा का सारा एजेंट विल मेक गुड। यानी कि आपको छोड़ना है या हटाना है आप हटो, लेकिन प्रॉपर नोटिस के साथ में हटो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में हटो। ठीक है, ऐसे ही ना तो हटाओ और ऐसे ही ना हटो। नेक्स्ट, रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, बोल के कर लो, लिख के कर लो। रिवोकेशन या रिनंसिएशन इम्प्लाइड कैसे हो सकता है कि सर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल देखते हैं मुंदड़ा। Example, P appoints A to sell his car. However, P himself sold the car before A sells it. This is an implied revocation of authority. अब मैंने आपको बोला मेरी गाड़ी बेचनी, इतने में बेचनी है, ठीक है, आप भी ढूंढो और मुझे भी मिल जाएगा तो मैं भी सेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एज एन एजेंट गाड़ी के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे, उससे पहले मेरे को अच्छा ग्राहक मिल गया और मैंने ही अपनी गाड़ी बेच दी। तो जब मैंने ही अपनी गाड़ी बेच दी तो जिस चीज के लिए था अब वो हो गया पूरा, तो सर इम्प्लाइड तरीके से आपकी एजेंसी रिवोक हो गई। नाउ इट इज अंडरस्टूड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कि आपकी एजेंसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, जरूरी बात क्या है, सर उसको नोटिस दे दो कि भाई मैंने गाड़ी बेच दी है, अब तू और मत ढूंढना। ठीक है, चलिए सर, तो पहला तरीका था रिवोकेशन और रिनंसिएशन, दो तरीके, तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एजेंसी खत्म हो गई। तीसरा तरीका, अब थ्रू लॉ, मतलब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून बोलता है कि खत्म करो। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, तुम लोगों को लगता होगा चाहे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो, जनरल प्रिंसिपल्स ले लो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कंपनीज एक्ट ले लो, चाहे पार्टनरशिप ले लो, चाहे एलएलपी ले लो, चाहे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले लो, कितना अथाह समुंदर है जो तुमको याद करके लिखना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल है, मेरे बहुत सारे बच्चों को लगती है ये बात, लेकिन चैलेंज इसी में है कि उस 3 घंटे में हम लोगों को क्या याद करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है। नहीं, इतनी मास्टरी और इतना रिवीजन चाहिए बेटा अपन लोगों को कि सीधा टक 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 पॉइंट्स निकलने चाहिए वहां पर। ठीक है, अब आजकल जो सितंबर अटेम्प्ट वाले हैं, खासकर वो लोग ध्यान से सुने। सितंबर अटेम्प्ट जिया वोरा, जिया जैन, अक्षित कासट, और कौन है क्लास में सितंबर अटेम्प्ट वाला? सर मैं भी हूँ। मैं कौन रे? खुशबू, हाँ, अरे हाँ हाँ सॉरी, तेरे को भूल गया मैं, खुशबू आज या नहीं, तू क्या बैंगलोर चली गई ना, तो अभी तेरे को थोड़ा सा भूलने लग गया हमको। जिया बोरा, जिया जैन, अक्षित कासट, और ये सुनो, और जनवरी अटेम्प्ट वाले भी सुन लो रे। सर लास्ट में अटेम्प्ट का पेपर
मई 26 अटेम्प्ट का पेपर आज आईसीएआई की वेबसाइट पे जाओगे, तुमको सब पता है, पास्ट पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स वहां पर अवेलेबल है। खोल के देखते हो कभी या नहीं देखते हो आईसीएआई की वेबसाइट? देखते हो ना? तो वहां पर सब जनों के लिए है, मैं स्पेशली इनके लिए बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मई 27 वालों के लिए नहीं है या Jan 27 वालों के लिए नहीं है, सर इनको भी है। मई 26 का पेपर, एक बार अलग से पेपर डाउनलोड करना और उसका विद सोल्यूशन शीट भी डाउनलोड करना। पेपर के साथ में सोल्यूशन शीट भी है और केवल पेपर अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है सर? इसको उठा के देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा आईसीएआई ने इस मई अटेम्प्ट से पेपर के पैटर्न में थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश की है। क्या चेंजेस करने की कोशिश की है? पहले जैसे 7 नंबर और 6 नंबर मिला के 20 नंबर का एक सवाल होता था, ठीक है? पैटर्न यही था। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, 2 20 मार्क्स, 3 20 मार्क्स, 4 20 मार्क्स, 5 20 मार्क्स एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 20 मार्क्स। सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, बाकी 5 में से कोई भी 4 करने होते थे। इसमें से एक क्वेश्चन जो था वो 26 मार्क्स का आता है, ठीक है? 26 मार्क्स का कैसे कि सर उसमें एक चॉइस देते हैं 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन में कि या तो ये कर लो या ये कर लो। कॉन्ट्रैक्ट ऐड के क्वेश्चन में चॉइस मिलती है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है? तो इसलिए ये 126 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अपने को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, यस सर। अब सर है ना, पैटर्न क्या होता था? 7+7+6, जिसमें भी 4+3 या फिर 3+3 या फिर 2+4 या फिर इस तरीके से 4 को भी कई बार ये लोग 2+2 और 4 को कई बार 1+1+1+1, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी ऐसे तोड़ तोड़ के पूछते थे। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते थे, 25-30 क्वेश्चंस हो जाते थे एट एनी कॉस्ट, ठीक है? हमको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, हर एक में 3 सब पार्ट है 7+7+6 के, तो सर 15 तो यही हो गए। उसमें फर्दर और तोड़ देते थे तो 22 से 23 सवाल बेर मिनिमम हमको अटेंड करने पड़ते थे। अब सर जब सवाल 4 नंबर या 3 नंबर का होगा तो उसमें एक ही कंसेप्ट पूछा जाता था। 4 नंबर या 3 नंबर के सवाल में, पहले बता रहा हूं, मई 26 से पहले एक ही कंसेप्ट पूछा जाता था कि बता दो पार्टनरशिप के टेस्ट क्या हैं। तो सर आपने 4 या 5 जो भी टेस्ट थे पार्टनरशिप के वो सब बता दिए, हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? अब क्या होने लग गया है सर? अब 7+7+6 के लिए बस 7+7+6 ही आ रहे हैं, यानी कि लेंथी क्वेश्चन देने लग गए हैं। सब पार्ट्स करीब करीब गायब करने लग गए हैं 4+3 3+3 वाले, यानी कि क्वेश्चन लेंदी होगा, पढ़ने में टाइम लगेगा। अरे लेंदी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं, मल्टीपल कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो अब टास्क ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आइडेंटिफाई करने का। अच्छा, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन भी लग रहा है, अच्छा इसमें तो डैमेजेस भी लग रहे हैं, अच्छा इसमें तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी लग रहा है और रिवोकेशन प्लस ऑफर, मतलब एक ही में सब कुछ घुसा दिया और इसमें एजेंसी भी लग रही है। अच्छा, ओ हो, यानी कि 7, आरुष मुंद्रा हंस मत, सारी हंसी है ना मई 27 से पहले, जितना हंसना है हंस लेना, यहीं पर मेरे साथ में हंस लेना। क्यों मैंने तो वो सोच रहा था कि इतने सारे टॉपिक साथ में, वो अरे सोच आए रहा था। हैं, पेपर उठा के देख, मई 26 का। नहीं, वही सोच रहा था इतने सारे टॉपिक तो मुश्किल हो जाएगा, वही सोच रहा था। 3 इडियट्स देखी है तूने या नहीं देखी है? देखी हुई है, देखी हुई। उसमें एक कैरेक्टर था, वो बोलता था और मैं हंसूंगा तब तुम रोगे, और मैं हंसूंगा, हंसने को वो हंसूंगा बोलता था। देखा वो कौन सा रैंक, नहीं कौन सा कैरेक्टर था, मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा। वो वो टॉप पर वैसे साइलेंसर रहता है सर, ना, साइलेंसर। तो वो तो प्रिंसिपल रहता है ना, साइलेंसर तो। नहीं, प्रिंसिपल वो तो, वायरस रहता है। अच्छा अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। वायरस अरे रहता है, मैं यहाँ साइलेंसर। पर, अरे भाई मैं उनकी कहानियां या कैरेक्टर याद करने नहीं आया हूँ। तो है ना, मई 26 का पेपर देखना, उस हिसाब से अब गियर लगा लेना। सितंबर 26 वाले और जनवरी 27 वाले और मई 27 वाले, अब गियर इस पेपर के हिसाब से लगाना।
आईसीएआई ने इंडिकेशन दे दिया है 7+7+6 के लंबे लंबे मल्टीपल चीजों को इनकॉर्पोरेट कर। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल बताया। कंपनीज में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर था। वैसे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पूछ लेगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है या पब्लिक कंपनी क्या होती है 4 नंबर के लिए, या फिर वो पूछ लेगा कि सर बताओ सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, या फिर वो पूछ लेगा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ये ऐसे कोई भी पूछ लेगा। सर एक ही क्वेश्चन में 5 कंपनियां घुसा दी उसने कि सर डोरमेंट कंपनी क्या है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है, सर गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, डोरमेंट के अलावा वो ऐसे मतलब 5 कंपनीज का एक साथ एक ही कंपनीज में तुम सवाल से भौचक हो जाओगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो सर हमारा अब गियर कैसे लगना चाहिए कि छोटे छोटे कंसेप्ट तो अपन ने समझ लिए 4 और 3, ठीक है सर, उन सब में से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो लिखना। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि सर है ना, कई बार क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि इसका आंसर तो इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। यदि कंफ्यूजन लग रहा हो तो अजम्पशन लेके और आंसर करने में कभी भी अपना दिमाग खराब मत करना। ले लेना अजम्पशन, assuming that mutual agency relationship exists between these two persons, पार्टनरशिप है या नहीं है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में खा जाते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, तो अज्यूमिंग दैट म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, दोनों में पार्टनरशिप है। अच्छा, आपको लगता है कि यार आंसर इस तरफ भी जा रहा है इस तरफ भी जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने आपको छूट दी है। बेसिकली तो आंसर ये है, लेकिन हम इसका अल्टरनेटिव आंसर भी ये लिखना पसंद करेंगे कि चूंकि ये पॉइंट नहीं है तो आंसर ऐसे भी जा सकता है। दोनों पॉइंट मेंशन कर देना, नंबर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे यदि तुमको कंफ्यूजन लग रहा है तो। वैसे तो देखो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। फंस रहे हो तो ये सब चीजें करने में पीछे मत रहना, पास जरूर हो जाओगे। ये सब टेक्निक्स काम में ले ली तो बात समझ में आई। मेरी आज की क्लास को हल्के में मत लेना, ये है ना बहुत काम आने वाली है। और सबको क्या काम करना है कि सर एक काम जरूर करना है कि May 26 का पेपर डाउनलोड करके देखना है। ठीक है, मैं कल पूछूंगा किसने किया और किसने नहीं किया है। ठीक है, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।